हेलो लिसनर्स, रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर आप सबका स्वागत है। रिकॉर्डिंग क्लब आज यानी दिनांक 1 फरवरी 2023 से आपके लिए एक नई पहल की शुरुआत करने जा रहा है। इसके तहत हम रोज द हिंदू अखबार में छपी खबरों का विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी होगा। दरअसल द हिंदू एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी न्यूज़पेपर है जिसका प्रयोग विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आम जन भी जो परीक्षा की तैयारी नहीं भी कर रहा है, समसामयिक घटनाओं के सटीक विश्लेषण के लिए और गहराई से किसी विषय को समझने के लिए द हिंदू का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप सबके साथ द हिंदू का हिंदी में संक्षिप्त विश्लेषण साझा किया जाए। ऐसा इसलिए भी जरूरी था क्योंकि बहुत सारे हिंदी के पाठक द हिंदू की क्लिष्ट अंग्रेजी को नहीं समझ पाते या एक गहरी अंग्रेजी उसमें होती है, तो कई सारे छात्रों को उसमें परेशानी होती है। दूसरा ये भी कि किन खबरों को पढ़े और किन को ना पढ़े, तो खबरों को चुनने में भी समस्या आती है, तो उस समस्या का समाधान भी इससे होगा और छात्रों में और अन्य लोगों में भी विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न विषयों पर अपनी समझ को और बेहतर करने और मुद्दों पर और गहराई से विश्लेषण को प्राप्त करने में ये सहायता मिलेगी। अब आज के सत्र की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहली खबर से हम शुरुआत करते हैं, जो खबर है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कल ये कहा कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम होगी। दरअसल जगन मोहन रेड्डी जो है वो दिल्ली में थे, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उनका कर्टन रेजर था, मार्च में वो होना है और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वे भी विशाखापट्टनम में मूव करेंगे। अब इसकी पृष्ठभूमि में समझ लीजिए। दरअसल आंध्र प्रदेश 2013 में विभाजित हुआ और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विभक्त हो गया। आंध्र प्रदेश की पहले जो राजधानी हुआ करती थी वो हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन फिर विभाजन के बाद तेलंगाना में हैदराबाद चला गया। जब तेलंगाना में हैदराबाद चला गया तो आंध्र प्रदेश के सामने एक नई राजधानी का विकास करने का एक संकट आ गया, एक चुनौती आ गई। चंद्रबाबू नायडू जब मुख्यमंत्री थे पिछली सरकार में, तो उन्होंने अमरावती को राजधानी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दिया था। बाद में जगन मोहन रेड्डी ने 3 राजधानियों का प्रस्ताव दिया, मतलब ये कहा कि अब आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी। कौन कौन सी? अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। 3 राजधानियों को करेंगे क्या? तो अमरावती में तो विधानसभा होगी, वो लेजिस्लेटिव कैपिटल बनेगी, विधायी राजधानी। उसके अलावा विशाखापट्टनम जो होगा उसमें कार्यपालिका बैठेगी, यानी मुख्यमंत्री और मंत्रीगण और सचिवालय वगैरह ये सब जो होगा वो विशाखापट्टनम में होगा। और न्यायपालिका जो होगी, यानी आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट होगा वो कुर्नूल में स्थापित होगा। तो इस तरह से न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, सरकार के तीनों अंगों के लिए 3 अलग अलग राजधानियां होंगी। दक्षिण अफ्रीका में भी ये मॉडल है, तो उसकी तर्ज पर ये मॉडल लाने की कोशिश थी। लेकिन बाद में कुछ लोग आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचे। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 राजधानियों के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। फिर जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने भी आंध्र प्रदेश विधानसभा में उन कानूनों को निरसित कर दिया, रिपील कर दिया, जिनके तहत 3 राजधानियों का प्रस्ताव था। हाईकोर्ट ने कहा कि अमरावती को ही राजधानी के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां के किसानों से, वहां के लोगों से जो जमीन आपने ली वो यही कहकर ली थी कि अमरावती को राजधानी बनाओगे। अब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती दे दी सुप्रीम कोर्ट में जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने। और जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती दी, उसकी भी सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले जगन मोहन रेड्डी का यह बयान आ गया कि अमरावती को वो राजधानी बनाने जा रहे हैं। अगली खबर जिसका हम विश्लेषण करेंगे वो राजस्थान से है। दरअसल कल यानी 31 जनवरी को राजस्थान विधानसभा में जो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया। अब विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव क्या होता है और क्यों इनके प्रति लाया गया, इससे पहले हम पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि इनके विरुद्ध ऐसा क्यों लाया गया। अब ये कहानी तो राजनीतिक है, लेकिन आपको उस राजनीतिक कहानी को केवल समझ की दृष्टि से समझना है। ये परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन परीक्षा के लिए जो उपयोगी है वो मैं आगे बता रहा हूं। दरअसल कांग्रेस पार्टी में चुनाव होना था 2022 में अध्यक्ष पद का। यह चर्चा चली कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। जाहिर है जब वो अध्यक्ष बनेंगे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद वो छोड़ेंगे। इसी तरह से सुगबुगाहट हुई कि शायद आला कमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो इन परिस्थितियों में कांग्रेस आला कमान ने अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, उनको भेजा। इस बीच कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन कुछ विधायकों ने पहले ही बैठक करके इस्तीफा दे दिया
और ये कहा कि अब हम विधायक पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया। अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा के, उन्होंने इस्तीफे उस समय मंजूर नहीं किए। काफी लंबे समय तक इस्तीफों पर कुछ विचार नहीं हुआ कि मंजूर हो रहे हैं कि नामंजूर हो रहे हैं। इस बीच राजेंद्र राठौड़ राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गए। राजस्थान हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की। राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका के जवाब में विधानसभा के सचिव ने कहा कि विधायकों ने अपने त्यागपत्र अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत होकर वापस ले लिए हैं। तो अब खैर वो विचार हो चुका था, अभी 30 दिसंबर के आसपास या उसी आसपास की कहानी थी। इसके बाद अब जाकर राजेंद्र राठौड़ के विरुद्ध ये विशेषाधिकार हनन का नोटिस आया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने न्यायपालिका में जनहित याचिका लगाकर, हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाकर विधानसभा के विशेषाधिकारों का हनन किया है, क्योंकि जब अध्यक्ष विधायकों के इस्तीफों पर विचार कर रहे थे तब उन्हें हाईकोर्ट नहीं जाना चाहिए था, ये कहा जा रहा है। और दूसरा ये भी कि भारत के संविधान में शक्तियों के पृथक्करण की बात कही गई है और न्यायपालिका विधानसभा की कार्रवाइयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ऐसे में जो उपनेता प्रतिपक्ष है उन्होंने विशेषाधिकारों का हनन किया। तो विशेषाधिकार दरअसल अनुच्छेद 194 में संविधान में दिए गए हैं। विधानसभा में को सामूहिक रूप से भी और विधायकों को भी कुछ विशेषाधिकार होते हैं, जैसे कार्रवाई में वे भाग लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनकी कार्रवाइयों को प्रकाशित करने का अधिकार होता है। इस तरह के कुछ विशेषाधिकार आर्टिकल 194 में है। इस्तीफों की जहां तक बात है तो एक विधायक जो होता है वो विधानसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है और विधानसभा अध्यक्ष जो है वो ये देखता है कि ये त्यागपत्र स्वैच्छिक है कि नहीं। अगर स्वैच्छिक नहीं होते हैं तो वो इस्तीफे नामंजूर कर सकता है। अब हम अगली खबर की ओर चलते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई एक मामले पर। दरअसल वसीम रिजवी एक व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में कि जितने भी राजनीतिक दल हैं जिनके नाम में धर्म या जिनका चुनाव चिन्ह में धर्म आता है या धर्म का अभिप्राय आता है, उनके नाम और चुनाव चिन्ह को रद्द कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो यह जिक्र भी आया कि याचिकाकर्ता ने केवल AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एक पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की, और दूसरा IUML इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इन पार्टियों का जिक्र तो किया लेकिन शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल का जिक्र नहीं किया। तो जजेस ने कहा कि पिटिशनर को सेक्युलर होना पड़ेगा अपनी याचिका में। खैर, इसको लेकर अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन करा जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो संविधान पीठ होती है वो उसकी व्याख्या करेगी, इस पर विचार करेगी। देखिए, संविधान पीठ जो होती है वो 5 जज कम से कम उसमें होते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करके किसी भी कानून या किसी भी नीति आदि की व्याख्या करती है, और अगर वो संविधान के अनुरूप नहीं होते तो उसको निरस्त कर दिया जाता है। चुनाव आयोग का इसमें यह पक्ष है कि ऐसे जितने भी राजनीतिक दल हैं जिनके नाम या चुनाव चिन्ह में कोई धर्म का प्रतिबिंब आता है, उनको कैंसिल करना या उनको निरस्त करना कानूनन सही नहीं होगा, कानूनन ठीक नहीं होगा। तो चुनाव आयोग इस याचिका के विरुद्ध खड़ा है अपने हलफनामे में। अब द हिंदू में एक संपादकीय छपी है, उस पर आते हैं। दरअसल इसको कहा गया है पॉलिसी फॉली। पाकिस्तान में सोमवार को जो पेशावर है वहां पर एक ब्लास्ट हुआ और 100 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए। अब ये ब्लास्ट की जिम्मेदारी जो है पहले तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है TTP उसके एक धड़े ने ली थी, लेकिन बाद में TTP के प्रवक्ता ने कहा कि नहीं, हमने नहीं किया है। माना यह जा रहा है कि TTP ने ही ये किया होगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में उससे ज्यादा पकड़ किसी और आतंकी संगठन की है नहीं और किसी और आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ली है, तो TTP का हाथ इसमें लगता है। अब जहां घटना हुई वो फोर्टिफाइड इलाका है, मतलब किला बंद है काफी हद तक, तो इसलिए भी ये माना जा रहा है कि TTP ने किया होगा। अब देखिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए एक खतरनाक आतंकी संगठन बना हुआ है, उसकी एक्टिविटीज हैं, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के तालिबान जैसा ही है, विचार में एक दूसरे के बिल्कुल बराबर के हैं। ये संगठन दोनों का अलग है। TTP का संगठन अलग हो सकता है, तालिबान का जो अफगानिस्तान का संगठन है वो अलग हो सकता है, लेकिन दोनों की विचारधारा एक जैसी है। जो अफगानिस्तान में तालिबान ने किया वही TTP पाकिस्तान में भी करना चाहता है, यानी तख्ता पलट करके अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है। जब अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया था 2019 में, तब जो वहां के हुक्मरान थे पाकिस्तान के, इमरान खान, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है। द तालिबान हैज ब्रोकन द शेकल्स ऑफ स्लेवरी।
मतलब ये कि तालिबान अब तक अफगानिस्तान अब तक गुलाम था, तालिबान ने आया और उसको उन गुलामी की जंजीर को तोड़ दिया। लेकिन ये एक मूर्खता थी, ऐसा ही एडिटोरियल में कहा गया है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से क्या करता आया है, गुड तालिबान और बैड तालिबान, यानी कुछ आतंकवादियों को वो अच्छा मानता था, कुछ आतंकवादियों को बुरा मानता था। आतंकवादी तो आतंकवादी होते हैं, वो सबके लिए खतरा होता है। लेकिन पाकिस्तान जिन आतंकवादियों को अपने हक में इस्तेमाल करता था उन्हें गुड तालिबान, जो आतंकवादी पाकिस्तान को तंग करते थे या जिन आतंकवादी गतिविधियों की वजह से पाकिस्तान में परेशानी होती थी, उन्हें वो बैड तालिबान कहता था। तो उसके खिलाफ तो वो लड़ाई लड़ता था, गुड तालिबान को वो शरण देता था। लेकिन अब स्थिति यह है कि टीटीपी जो है वो पाकिस्तान में विनाश कर रहा है, और पाकिस्तान में इस समय एक राजनीतिक अस्थिरता भी चल रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान ने मोर्चा खोला हुआ है। उधर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी काफी खराब चल रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में मुद्रा भंडार गिर रहा है, महंगाई चरम पर जा रही है। तो इन समस्त परिस्थितियों में देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए स्थिति भयावह है। इसलिए पाकिस्तान को अब क्या करना है, पैराडाइम शिफ्ट करना है अपनी नीति में। उसको आतंकवाद के प्रति सॉफ्ट ना होकर के और गुड तालिबान और बैड तालिबान के बीच में कोई विभेद ना कर करके आतंकवाद के खिलाफ एक कठोर कार्रवाई जिसे कहा जा सकता है, अगर वो नहीं करती है तो फिर पाकिस्तान के लिए यह विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। अगला जो ओपिनियन पीस है वो म्यांमार में जो स्थितियां हैं उसको लेकर है। इस आर्टिकल में जो राजीव भाटिया है उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है, टाइटल दिया द क्वेस्ट फॉर होप इन म्यांमार। अब म्यांमार में स्थितियां यह है कि पहले म्यांमार में एक लोकतांत्रिक सरकार चलती थी जो आंग सान सूकी के नेतृत्व में चल रही थी। बाद में वहां जो म्यांमार की आर्मी है उसने तख्ता पलट कर दिया, जिसको अंग्रेजी में कू करना कहते हैं, कू कर दिया। लेकिन म्यांमार में वर्तमान की स्थिति क्या है? वर्तमान में म्यांमार में 3 तरह के कू चल रहे हैं, केवल सैन्य तख्ता पलट नहीं है। एक तरफ सेना ने पूरी सरकार पर कब्जा कर रखा है, आंग सान सूकी को कारावास में भेज दिया है, वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, मतलब अकेली कैदी के तौर पर उनकी सेल में और कोई नहीं आसपास, उनको रखा हुआ है। इसके अलावा वहां पर जो ओपोजिशन पार्टीज हैं, जो विपक्षी दल है म्यांमार के, उनका जो एक तरह से कह सकते हैं समेकित रूप से नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट उन्होंने एक नाम रखा है और वो अपनी सरकार चला रहे हैं। तो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट अपने साझेदारों के साथ अपनी सरकार चला रहे हैं म्यांमार के कुछ इलाकों में। और तीसरा जो धड़ा है, जो तीसरा कू है, वो कर रखा है एथनिक ग्रुप्स ने, जो नस्लीय समूह है वहां के, उसमें भी वो भी विभाजित है आपस में। मतलब कुछ लोग सेना के साथ हैं, कुछ लोग सेना के विरुद्ध हैं और कुछ लोग न्यूट्रल है, निष्पक्ष है। दूसरी तरफ आप देखें तो क्योंकि लोकतंत्र वहां पर लगभग समाप्त है, ह्यूमन राइट वायलेशंस की बातें, मानवाधिकार हनन की बातें आती रहती हैं, तो एक स्थिति विनाशकारी तो है वहां पर। लेकिन अर्थव्यवस्था भी खराब हो रही है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार या महंगाई बढ़ रही है, और मुद्रा भंडार जो है, विदेशी मुद्रा भंडार, वो कम होता जा रहा है। अब विश्व म्यांमार की इस स्थिति के बारे में क्या सोचता है? तो दरअसल जो पश्चिमी देश है वो म्यांमार में जो सैन्य तख्ता पलट हुआ उसके विरुद्ध है। वो वहां लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं, क्योंकि वेस्ट की जो डेमोक्रेसीज है वो भी लिबरल डेमोक्रेसीज है, तो जाहिर सी बात है डिक्टेटरशिप तो वो पसंद नहीं करेंगी। वहीं दूसरी तरफ जो आसियान देश है, क्योंकि म्यांमार आसियान का सदस्य है, आसियान मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई जो संगठन है उनका 10 देशों का है वो, जिसमें म्यांमार खुद भी है। इसके अलावा आपके फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, ब्रुनई है, मलेशिया, सिंगापुर है, उसके अलावा आपका वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस, कंबोडिया, ये सारे देश जो है मिलाकर आसियान बनाते हैं। अब आसियान में भी क्या है कि एकजुटता नहीं है। 5 देश जो है वो मिलिट्री सरकार के खिलाफ है, 4 देश मिलिट्री सरकार के साथ है। म्यांमार में मिलिट्री का समर्थन कौन कौन देश कर रहे हैं? लाओस कर रहा है, कंबोडिया कर रहा है, थाईलैंड कर रहा है, वियतनाम कर रहा है। उसी तरह फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्रुनई हो गया, मलेशिया और सिंगापुर, ये जो देश हैं ये आसियान में जो मिलिट्री है, सैन्य सरकार, उसका विरोध करती है। अब इंडोनेशिया इस समय आसियान का अध्यक्ष है, तो उससे कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीदें नहीं है। इससे पहले आसियान ने एक 5 पॉइंट कंसेंसस प्लान भी इनके सामने रखा था, एक फॉर्मूला रखा था, 5 सूत्रीय फॉर्मूला था वो सर्वसम्मति का। पहले माना था, सैन्य सरकार ने सोचा कि हम करेंगे म्यांमार की इस पर बात, लेकिन बाद में म्यांमार की सैन्य सरकार ने इस पर बात नहीं की। ठीक है, अब हुआ क्या, दिसंबर में जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ कार्यकारी एजेंसी है और ये विश्व की शांति और सुरक्षा के मामलों को देखती है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी।
तो स्थायी सदस्यों में चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस शामिल है। अस्थायी सदस्य देश बार बार बदलते रहते हैं, उसमें अभी भारत भी शामिल है। तो भारत, रूस और चीन ने जब ये प्रस्ताव चल रहा था कि म्यांमार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करे और म्यांमार में जो स्थितियां चल रही है उसकी निंदा करे, तो भारत ने भाई एब्सटेंशन किया, मतलब भारत अनुपस्थित रहा। चीन और रूस भी अनुपस्थित रहे। कोई किसी भी देश ने वीटो नहीं किया और प्रस्ताव पारित तो हो गया। अब चीन और रूस चाहते तो वीटो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वीटो नहीं किया। वीटो शक्ति स्थायी सदस्य देशों के पास होती है, जिसमें स्थायी सदस्य देश जो होते हैं वो किसी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। अगर किसी देश ने वीटो कर लिया तो वो प्रस्ताव वहीं निरस्त हो जाता है, खारिज हो जाता है। लेकिन चीन और रूस ने वीटो नहीं किया, वो अनुपस्थित हो गए, एब्सेंट हो गए। अब इन 3 देशों की क्या पॉलिसी, इस पर अपन बात कर लेते हैं। देखो भाई, चीन जो है वो म्यांमार में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है और वो चाहता है कि, क्योंकि वैसे भी अमेरिका से उसकी पटती नहीं है, तो चीन चाहता है कि म्यांमार के साथ संबंध ठीक रहे, तो इसलिए वो सैन्य सरकार के विरुद्ध भी नहीं है। दूसरा, रूस पहले ही यूक्रेन के खिलाफ युद्ध कर रहा है, तो पश्चिमी देशों का उसको समर्थन हासिल है नहीं, तो वो म्यांमार में अपना मित्र ढूंढ रहा है कि म्यांमार तो कम से कम साथ खड़ा रहे। अब म्यांमार के लिए रूस क्यों जरूरी है? क्योंकि म्यांमार की जो सेना है उसको प्रशिक्षण मिलेगा और जो सैन्य साजो सामान, जो उपकरण मिलेंगे वो किससे मिलेंगे? वो रूस से मिलेंगे। तो और चीन की भी मदद म्यांमार को चाहिए। अब भारत का रुख क्या है? दरअसल देखिए, भारत वैसे तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन खुलकर वो म्यांमार में जो चल रहा है उसकी निंदा नहीं कर रहा। भारत ने अनुपस्थिति दर्ज कराई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, जो प्रस्ताव पारित हुआ, प्रस्ताव 2669, 2669 उसका क्रमांक है। वो प्रस्ताव पारित हुआ, म्यांमार में चल रही गतिविधियों की निंदा हुई, लेकिन भारत ने ना तो पक्ष में वोट दिया ना विपक्ष में वोट दिया, बल्कि अनुपस्थित रहा। क्यों? क्योंकि देखो, भारत के सामने कुछ चुनौतियां हैं। एक तो सामरिक चुनौतियां हमेशा होती हैं। म्यांमार में स्थायित्व रहे और स्थिरता रहे, इसके लिए भारत के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी अस्थिरता आएगी म्यांमार में, तो भारत में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि म्यांमार भारत की सीमा पर लगा हुआ और पूर्वोत्तर के कई सारे राज्य म्यांमार की सीमा से सटे हुए हैं। तो अगर वहां अस्थिरता होगी, कुछ गड़बड़ी होगी, तो उसका असर पूर्वोत्तर में देखने को मिलेगा। दूसरा, भारत ये भी देख रहा है कि पूर्वोत्तर में जब उग्रवादी गतिविधियां होती थी, तो कुछ तो म्यांमार से संचालित होती थी और कुछ संगठन, जो कि उग्रवादी संगठन जो भारत में काम करते थे, पूर्वोत्तर में काम करते थे, वो अपनी गतिविधियां करके म्यांमार भाग जाते थे। तो इसलिए म्यांमार सरकार का सहयोग बहुत जरूरी है भारत के लिए। वहां की सैन्य सरकार की मदद से ही भारत जो है वो पूर्वोत्तर में शांति बहाली कर सकता है, वहां उग्रवादी संगठनों को एक तरह से नियंत्रित कर सकता है। अगर म्यांमार का सपोर्ट नहीं मिले तो मुश्किल हो सकती है। दूसरी बात यह भी है कि क्योंकि चीन म्यांमार में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, तो भारत भी नहीं चाहेगा कि चीन का प्रभाव इतना बढ़े, इसलिए भारत भी प्रतिस्पर्धा में है चीन के साथ कि वो भी अपना प्रभाव बनाए रखे। भारत और म्यांमार के बीच में पुराने सांस्कृतिक संबंध है ही, उसके अलावा मैंने कहा अभी जैसे कि सुरक्षा की दृष्टि से भारत के लिए म्यांमार बहुत जरूरी है। तो इस वजह से भी भारत ने अनुपस्थिति अपनी दर्ज कराई होगी, यह संभव है। अब परीक्षा के उपयोग से तो आप भारत म्यांमार संबंध के बारे में पढ़ सकते हैं ज्यादा विस्तार से। अगली जो एडिटोरियल पीस या ओपिनियन पीस है, वो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट हुआ है बच्चों पर, बच्चों की शिक्षा पर, जो कोविड-19 कोरोना वायरस का जो प्रभाव पड़ा है उसको लेकर है। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के दौर में लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन जब चरणबद्ध ढंग से खोला भी जा रहा था, तो उसका सर्वाधिक प्रभाव स्कूल्स पर पड़ा, क्योंकि स्कूल सबसे अंत में खोले गए। तो जाहिर सी बात है, उस दौर में बोर्ड एग्जाम्स हो या कॉलेज के ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स हो, उनको कराया नहीं गया, बल्कि प्रमोट हो गए बच्चे। जब स्कूल बंद थे, ऑनलाइन एजुकेशन था जरूर, लेकिन हर बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि सबके पास लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स या इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती, और ना ही सभी स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस जो है वो लगातार एक पैरिटी के साथ या समानता के साथ ऑनलाइन एजुकेशन दे पा रहे थे। तो ये बैकड्रॉप है बेसिकली। अब द हिंदू क्या बताता है वो देखिए। असर एक रिपोर्ट आती है हर साल, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, इस साल 2022 की आई। उसने कुछ आंकड़े दिए हैं। वो आंकड़े जो है वो 2018 की तुलना में हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि 2018 और 2022 के बीच में कोविड-19 आया, तो क्या बदलाव आया वो देखते हैं। ये कहा जा रहा है कि दक्षिण और पश्चिम के जो राज्य हैं, उनमें जो बच्चे हैं उनकी रीडिंग एबिलिटी, पढ़ने की क्षमता में कमी आई है। वो कैसे, समझिए। कक्षा 8 का बच्चा दूसरी क्लास की जो किताब है वो रीड नहीं कर पा रहा है। नेशनल एवरेज 3.5% पॉइंट गिरा है। मतलब 2018 में जितने बच्चे
कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे कक्षा 2 की किताब को पढ़ सकते थे, उसमें 3.5% पॉइंट की गिरावट आई है 2022 में। पहली बात तो ये, लेकिन मैथमेटिक्स में 0.6% की बढ़ोतरी भी हुई है पूरे भारत में। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में साउथ और जो वेस्ट यानी दक्षिण और पश्चिम के राज्य हैं, उनमें जो कक्षा 8 का बच्चा है, वो कक्षा 8 का बच्चा डिवीजन नहीं कर पा रहा, भाग नहीं दे पा रहा है, उसमें गिरावट हुई है। अब गुजरात जो है वो एक पश्चिमी राज्य है और भारत में सबसे कम रीडिंग एबिलिटी उसी की है। 52% बच्चे ही गुजरात में 100 में से जो 8वीं में पढ़ते हैं वो कक्षा 2 की किताब ठीक से पढ़ पा रहे थे। ये जो है पहले 72% के करीब हुआ करता था, लेकिन कोविड-19 के बाद 20.9% पॉइंट की इसमें भी गिरावट आई, लगभग 21% की गिरावट इसमें आई है। अच्छा, दक्षिण के जो राज्य हैं उसमें केवल केरल ही ऐसा राज्य है जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर परफॉर्म कर पाया है, जहां 8वीं का बच्चा दूसरी की किताब पढ़ सकता है। 2018 में दक्षिण के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ऐसे राज्य थे जो राष्ट्रीय औसत से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो मतलब अब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी स्थितियां खराब हुई है, ये इससे समझ आ रहा है। मैथमेटिकल एबिलिटी भी गुजरात में गिरी है। पहले 2018 में जितने बच्चे 8वीं के जो है वो मैथमेटिक्स में डिवीजन यानी भाग दे पा रहे थे, उसमें 3.8% पॉइंट की गिरावट आई है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, हालांकि बाकी जो राज्य हैं उनमें रीडिंग एबिलिटीज में गिरावट आई है 10% से कम की, लेकिन जो साउथ के राज्य हैं कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, उनमें 10% से अधिक की गिरावट देखने को मिली है बच्चों की रीडिंग एबिलिटीज में। तो भयावह स्थिति दिखाई गई है रिपोर्ट में कि 8वीं के बच्चे जो हैं वो दूसरी क्लास की किताब पढ़ पाने में असमर्थ है। दरअसल ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का विश्लेषण मैंने आपको समझा दिया कि कोविड-19 वजह से स्कूल बंद रहे और वो सारी परिस्थितियां हमारे सामने आई है। 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत हुआ, लेकिन हम आर्थिक सर्वेक्षण पर अलग से एक पूरी सीरीज बनाएंगे, इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ी हुई द हिंदू में जो खबरें हैं उन पर इस ऑडियो में विचार नहीं किया गया है। धन्यवाद।